नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और मेरी हिंदी इतनी साफ़ सुथरी नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ठीक बात है, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा आज का विषय है इतिहासकार इब्न खालदून। इब्न खालदून ये 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार है। ऐसा माना जाता है कि इस इतिहासकार ने इतिहास लिखने की शैली बदल दी है। मतलब ये है, उसका मुकदमा नाम का एक किताब है, मुकदमा, कि इतिहास कैसे होता है, इतिहास कौन बनाता है। वहाँ तक के राजे जो थे, नवाब, बादशाह, उनका इतिहास लिखा जाता था। लेकिन इब्न खालदून का मानना था कि अगर जनता राजा या बादशाह, सुल्तान पैदा करती है तो इतिहास वही बनाती है। जब जनता ही राजा बदल सकती है तो जनता इतिहास बदल सकती है। तो इसकी बढ़िया वो थियरी है जो मैंने पढ़ी है। तो उसकी एक बात मुझे याद आई। उसने ये जो जिनको हम डायनास्टी बोलते हैं, घराने होते हैं, कि कोई पराक्रमी व्यक्ति होता है, वो अपना राज या सल्तनत बना देता है, तो उसके बाद उसके बेटा, उसका पोता राजा, बादशाह, सुल्तान होते हैं। तो ये सल्तनत कहाँ तक चलती है, ये जो डायनास्टी है कब तक चलती है, उसके बारे में उसने लिखा है कि जो सल्तनत बनाता है, पहला बादशाह जो होता है, पहला डायनास्टी का जो पहला फाउंडर होता है, उसका पोता या परपोता आने तक वो डायनास्टी ख़त्म हो जाती है और उसका जिम्मेदार या तो पोता या तो परपोता होता है। 3 या 4 जनरेशन से आगे डायनास्टी चलती नहीं, ऐसा इब्न खालदून ने कहा है। और उसका उसने रीज़निंग भी दिया है, बढ़िया एक रीज़निंग दिया है। उसको असाबिया कहता है। असाबिया का मतलब ये होता है ब्रदरहुड, बंधुभाव। यानी कि जो लीडर होता है, एक ग्रुप होता है और वो दोस्त बन जाते हैं और कुछ करना चाहते हैं और वो एक डायनास्टी खड़ी कर देते हैं, एक साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। तो जब वो जीतते जाते हैं तो उनका लीडर बन के, वो जो लीडर है वो सब दोस्तों का लीडर करके वही सम्राट बन जाता है, वही बादशाह या सुल्तान बन जाता है। और उसके जो साथी होते हैं वो सब मिलकर सरदार बन जाते हैं। लेकिन वो अपने आप में इक्वल रहते हैं। फाइनल डिसीजन कौन लेगा, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि भाई 11 लोगों की टीम होती है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसमें से ही एक कैप्टन होता है, लीडर होता है, और वो डिसीजन लेता है कि अभी ये बॉलर यूज़ करेंगे, इसको पहले बैटिंग के लिए भेजेंगे। ये तो वो तय करता है, लेकिन वो डिस्कस करता है, चर्चा करता है। तो जो डायनास्टी बनती है, साम्राज्य खड़ा हो जाता है, तब जब लड़ते हैं लोग तो वो बंधुभाव से, अगर एक मरता है तो दूसरे के लिए दूसरा उसके लिए मरने को तैयार होता है। इतना ये जो बंधुभाव है, ब्रदरहुड है, दोस्ती है, पक्की दोस्ती है, तो उसको इब्न खालदून असाबिया बोलते हैं। असाबिया का मतलब एक दूसरे के लिए जो मरने को भी तैयार है, ऐसी दोस्ती या ऐसा बंधुभाव, ब्रदरहुड। तो ऐसे लोग जब इकट्ठा आ जाते हैं तो उनका लीडर है वो बादशाह बनता है, सम्राट बनता है। और जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनका राज आता है, उनकी सत्ता होती है, उनका साम्राज्य होता है, तब आगे चलकर वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट चलानी पड़ती है। तो जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो बेटा जो है वो सम्राट का बेटा बनके ही सम्राट बनता है।
और सरदार जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, वो भी सरदार के बेटे बनकर ही सरदार बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने तो कुछ पैदा नहीं किया है, वो शायद बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो साम्राज्य बना है उसमें जिनका योगदान है वो पहली जनरेशन होती है, पहली पीढ़ी होती है। दूसरी पीढ़ी जब आती है, सेकंड जनरेशन, तब बाप के बेटे बन के ही ये लोग या तो सम्राट बनते या सरदार बनते। लेकिन एक फर्क होता है ऐसा कि जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपने बाप को लड़ते हुए देखा है। सम्राट और उसके सरदार, उनका जो आपस में जो बर्ताव है वो देखा होता है, आपस में एक दूसरे का वो सम्मान करते हैं वो देखा होता है। तो कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत वही ब्रदरहुड या बंधुभाव नेक्स्ट जनरेशन में भी होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप का पराक्रम देखा होता है कि कैसे लड़ते थे, कितनी विपरीत परिस्थितियां होती है, फिर भी वो लड़कर झगड़कर साम्राज्य खड़ा करते, वो देखा होता है। इसके लिए इसी कारण नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ प्रतिशत, कुछ प्रमाण में वही बंधुभाव होता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट जनरेशन का जो सम्राट है वो दूसरे को, अपना जो सरदार है उसको अपमानित नहीं करता। लेकिन जब थर्ड जनरेशन आती है, तीसरी पीढ़ी आती है, तो जो पोता होता है, सम्राट का पोता होगा, बादशाह का, सुल्तान का पोता है, उसने अपने दादा को लड़ते हुए नहीं देखा है। कैसी मेहनत करके, कैसा पराक्रम करके, लड़ाइयाँ करके ये साम्राज्य बना, ये वो पोते ने देखा नहीं है। तो उसको लगता है कि मैं उसका पोता हूँ, इसलिए ही मेरे पास कोई खास स्पेशलिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, औरों के पास वो नहीं है। तो वो उसी सम्मान से अपने सरदारों को, तीसरे जनरेशन के जो सरदार होते हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं देता, ऐसा बर्ताव नहीं करता सम्मान से, वो उनको अपमानित भी कर देता है। इससे भी आगे जाकर इब्न खालदून कहता है कि कभी कभी ये तीसरी या चौथी पीढ़ी होती है, उसमें जो सम्राट होता है उसको तो अपना दादा या परदादा जो है उसकी शर्म भी लगती है कि अरे ये राजा था मेरा दादा या मेरा परदादा, ये लड़ता क्यों था? लड़ने के लिए तो आम जवान है, सैनिक है, सरदार है, खुद क्यों लड़ा? खुद को इतनी जख्म क्यों करके ले ली उसने? खुद का खून क्यों बहाया? उसकी ज़रूरत नहीं थी। राजा तो आराम से बैठ के चैन करेगा, ऐश करेगा, बाकी लोग जो है वो लड़ने के लिए। ये सोच जब आती है तीसरी या चौथी पीढ़ी में, वहीं से गफलत शुरू हो जाती है। वो अपने सरदार जो है तीसरी या चौथी पीढ़ी में उनका सम्मान नहीं करता, लेकिन वो भी लाचार बनकर उसके पास रहते। क्यों? ये भी इब्न खालदून कहता है। वो कहता है कि जो सरदार का जो कोई एक सरदार है, पहले बादशाह जिसने शुरू किए, फाउंडर जो है, उसकी तीसरी जनरेशन में पोता जो है सम्राट बना या सुल्तान बना है, लेकिन सरदार जो है उसको जो सरदार का ओहदा मिलता है वो बाप के जरिए मिलता है। वो जब तक ये सुल्तान रहेगा, ये डायनास्टी रहेगी, तब तक हमारा ओहदा कायम रहेगा। इसलिए वो लाचार बन जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहती, वो पराक्रम नहीं रहता, वो हिम्मत नहीं रहती, तो वो अधिकार पद से लाचार हो जाता है कि अगर ओहदा रहेगा तो मेरी कोई कीमत है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हो। तो जब तक ये राजा रहेगा, ये सम्राट रहेगा, ये सुल्तान रहेगा, तब तक मेरा जो ओहदा वो कायम रहेगा। तो ये अपने आप में एक डिपेंडेंट जो जाते हैं। और सम्राट जो है वो तो उसको बाप की कमाई करके मिला है, उनको भी ये लगता है, और वो लाचारों की एक टोली बन जाती है। और उनको भी लगता है कि हम क्यों लड़े। आपने अगर सत्यजीत रे की फिल्म
शतरंज के खिलाड़ी देखिए तो उसमें वो सब आया हुआ है थोड़ा सा। तो ये जो पुराने ज़माने के ब्रिटिशों के ज़माने के जो अवध में गड़बड़ हो रही थी, तब जब लड़ने का समय आ गया तो ये ओहदेदार जो सरदार थे वो उनको शतरंज खेलनी थी, तो ज़बरदस्ती उठा के लड़ाई में लेके जाएगा बादशाह, इसलिए वो भाग गए किसी दूर गांव में जाके वो शतरंज खेलते हैं और एक दूसरे के बीवी के बारे में कुछ गड़बड़ हो गई तो तलवारें निकालते हैं। लेकिन जो असली लड़ाई है वहाँ से वो भाग कर आए हुए हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो तीसरे चौथे जनरेशन में आ जाती है और उनको हिम्मत दिखाना, पुरुषार्थ दिखाना, पराक्रम दिखाना, ये शर्म की बात लगती है। जो अभिमान है, स्वाभिमान है, उसको भी उनको शर्म आने लगती है। अब जाके आप एक बात समझ लो कि राहुल गांधी जो है वो कहते कि वंदे मातरम क्यों बोलना है, ये नेशनलिज्म तो जिंगोइज्म है। जिस वंदे मातरम शब्द बोलने के लिए हमारी 3-4 पीढ़ी पीछे लोगों ने छाती पर गोलियां झेली, ब्रिटिश सरकार की लाठियां झेली, गोलियां झेली, यही आज इनको शर्म की बात लगती है। भारत तेरे टुकड़े हो गए, ये जब कोई जेएनयू में बोलता है तो राहुल गांधी उसके समर्थन में जाते हैं। समझ रहे आप? चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इब्न खालदून समझ रहे हैं आप कि अपने दादा ने, परदादा ने, दादी ने जो कुछ किया उसकी ही राहुल गांधी को शर्म आती है। क्यों वंदे मातरम बोलना है? जब कोई बोलता है कि हर भारतीय को वंदे मातरम बोलना ही चाहिए तो राहुल गांधी उसका समर्थन नहीं करते, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। आप समझ रहे? तीसरी चौथी पीढ़ी इब्न खालदून की। और जब ऐसे होता है तब कोई ना कोई नया कोई लड़ाकू आदमी, इंसान खड़ा हो जाता है और ये सब जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो बदलने की कोशिश करता है। कांग्रेस की हालत आप समझ रहे हैं? उसमें से असाबिया खत्म हो गया है, वो बंधुभाव खत्म हो गया है। जो नेहरू और उनके सब साथी थे वो आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। नेहरू से कोई डरते नहीं थे। एक बात मैंने पढ़ी थी कि नेहरू के बाद कौन, नेहरू की जगह कौन ले सकता है, ऐसी जब चर्चा चलती थी तब एक बार नेहरू भी बोल गए कि मेरे बाद ये कौन संभालेगा। तब कांग्रेस के एक बड़े नेता थे रफ़ी अहमद किडवई, उन्होंने सामने से नेहरू जी को बोल दिया कि आप नीचे उतर कर देखिए, जो होना है तो होगा, जो आना है वो आएगा। आप नहीं होगे तो देश रुकने वाला नहीं, समाज रुकने वाला नहीं है। आप अपने पद से उतर के देखिए तो पता चलेगा आपके बाद ये देश कौन चलाएगा। तो ये बात है दोस्तों। कांग्रेस की खस्ता हालत क्यों है, इसका जवाब 14वीं शताब्दी में इब्न खालदून नाम के इतिहासकार ने दिया है। जो आज के पीढ़ी के इतिहासकार माने जाते हैं, रोमिला थापर हो या वो कोई हबीब हो या तो रामचंद्र गुहा है, इनको इतिहास मालूम ही नहीं है। इतिहास किसके लिए रुकता नहीं है। अगर तुम इतिहास बनाना नहीं चाहते तो समय आपको ही इतिहास बना देता है, आपको इतिहास बना देता है। जो आखिरी दिल्ली के तख्त का बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो शायर बन गया। शायर होने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको बादशाह नहीं बनना था। अगर वो शायर बन के बाजू हो जाता और दूसरे किसी को बादशाह बना देता जिसके भुजा में ताकत होती तो बात अलग थी। लेकिन बादशाह को बादशाह ही होना पड़ता है।
अपने साथी उनको रिस्पेक्ट से एक साथ रखना पड़ता है। आज कांग्रेस में आपको ऐसा कोई दिखता है जो खड़ा होके बोले राहुल जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने तो पार्टी का सत्यानाश कर दिया? कोई है बोलने वाला? कोई है बोलने वाला? अगर बोलेगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। अगर कोई बोलेगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। अब कल परसों की बात है, प्रियंका गांधी ने यूपी में जो 1000 बस का तमाशा ड्रामा बनाया, तो उन्हीं की रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी सोनिया की, उसकी जो कांग्रेस की एमएलए थी अदिति सिंह, वो खड़ी हो गई सच बोलने के लिए। क्या आप क्या ड्रामा कर रही है? ये ड्रामा चलने वाला नहीं। ये सच्चाई बोलने की अगर कोई कांग्रेस में हिम्मत करता है तो उसकी सुनी नहीं जाती, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो कैसे चलेगी पार्टी? रफ़ी अहमद किडवई खड़े होकर बोल देते थे नेहरू जी को कि आप नीचे उतर कर देखो अपने कुर्सी से, दिखाई देगा कौन सरकार चलाएगा, कौन कांग्रेस चलाएगी। आज 1 साल बीत गया है, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, वहां पर कौन बैठेगा ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि सब लाचारों की भीड़ है। जब तक गांधी खानदान का कोई रहेगा तो अपनी जगह रहेगी। चिदम्बरम जो तमिलनाडु से चुनकर नहीं आ सकते, मनमोहन सिंह जो पंजाब या दिल्ली से चुनकर नहीं आ सकते, राजू शुक्ला जो यूपी से चुनकर नहीं आ सकते, वो दूसरी राज्य जहां कांग्रेस के बेचारे काम कार्यकर्ता है वो कुछ करते, वहां एक आके इनको बिठाया जाता है। चिदम्बरम महाराष्ट्र से राज्यसभा जाते, चुनाव नहीं लड़ते। राजू शुक्ला को गुजरात में डाल दिया गया, तो वहां के एमएलए बोले हम इसको नहीं चुनेंगे, तो पीछे लेना पड़ा। ऐसे लोग जो कांग्रेस श्रेष्ठी बनकर बैठे, कपिल सिब्बल चुनकर आ सकते नहीं आ सकते, हार जाते हैं चुनाव में, फिर भी वो बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू जी का जो परपोता है वो उनको लीडर मानता है, सोनिया गांधी उसको लीडर मानती है, कपिल सिब्बल को, तो वो पार्टी के लीडर बन बैठे। जिनके हाथ में ताकत नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, वही लीडर बन बैठे, वही सरदार बन बैठे। तो ऐसे सरदारों को लोग साथ में लेकर कौन सी लड़ाई राहुल गांधी जीत सकते हैं? वो लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास वो पराक्रम नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है। उनके जो सरदार है उनके पास कोई वो पुरुषार्थ नहीं है। जिनके पास था उन्होंने करके दिखाया। ममता ने बंगाल जहां 6 चुनाव लेफ्ट फ्रंट जीतती थी उसको हरा कर दिखाया। वही ममता अगर कांग्रेस में रहती और उनकी बात सुनने की हिम्मत सोनिया दिखाती तो बात अलग थी। जगन रेड्डी आंध्र में उसने अकेले ने चंद्राबाबू को हरा कर दिखाया, कांग्रेस को हरा कर दिखाया। वो अगर कांग्रेस में रहते तो बात अलग थी। आज भी अमरिंदर सिंह पंजाब में है, उनको इतना सम्मान राहुल गांधी देते हैं। देखिए आप, तो आपको पता चलेगा इब्न खालदून क्या बोलता है। इब्न खालदून का जो असाबिया उन्होंने कहा है ब्रदरहुड, वो कांग्रेस में बचा ही नहीं है। अगर पार्टी चलानी है, उसको सत्ता में लाना है, तो वो ब्रदरहुड असाबिया चाहिए, जो कांग्रेस ने कब बहुत पहले खो दिया है। ये जो बचे हैं वो सब चमचे हैं। उनको मालूम है अगर सोनिया जी रहेगी तो मुझे टिकट मिलेगा, आराम से चुन के आने की जगह होगी, वहाँ मुझे टिकट मिलेगा। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए, ये इनके सम्राट है। ये कैसे पार्टी चलाएगी? केरल की पार्टी जो काम कर रही है उस पर राहुल गांधी निर्भर है। वो अपना जो किला है वो भी बचा नहीं पाए, ये सम्राट है। तो ये पार्टी क्या बचाएंगे? इसलिए इब्न खालदून समझ लेना जरूरी है। वो पुरानी बात रहेगी, लेकिन 500 साल से उसने जो बताया वो झूठ साबित नहीं होगा, वो सच साबित होता है।
सच साबित होता है। तो ये हम डायनास्टी करके बोलते हैं, इनके साथ जो चमचे बने हुए हैं वो भी बोलेंगे आज भी कि नहीं, गांधी खानदान के बगैर कांग्रेस को कोई भविष्य ही नहीं है, वो बोलेंगे, क्योंकि उनको जो कुछ मिल रहा है वो तो सोनिया गांधी पर या नेहरू खानदान से निर्भर है। अगर नेहरू खानदान खत्म हो गया तो इनको पूछेगा कौन? जब नरसिंह राव बने थे और सोनिया गांधी कांग्रेस में आने के लिए तैयार नहीं थी और कोई बचा नहीं था, तो भी कांग्रेस चल रही थी, तो आज क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसको चलाने वाला कम से कम वो उम्र से बूढ़े हो गए थे। नरसिंह राव, उन्होंने भी 5 साल पार्टी चला के दिखाई, लेकिन राहुल गांधी नहीं चला पा रहे। ना तो उनके जो सरदार है वो चला पा रहे, क्योंकि उनमें वो असाबिया है ही नहीं, वो ब्रदरहुड है ही नहीं, एक दूसरे के लिए मर मिटने की हिम्मत नहीं है। पार्टी जो होती है वो लड़ने वाले लड़वैयों की होती है, कहीं जाके छुपने वालों की पार्टी नहीं होती, कोई सेना नहीं होती। तो इसलिए कांग्रेस की जो खस्ता हालत है वो 500 साल पुराने एक इतिहासकार ने ही हमको समझाई है। अगर हम वो समझ ले, मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस का कोई जवान नेता हो तो उसने भी इब्न खाल्दून को समझ लेना चाहिए, तभी जाके कांग्रेस का पुनरुत्थान हो सकता है। राहुल गांधी नहीं पुनरुत्थान कर सकते, ना सोनिया गांधी कर सकती, ना प्रियंका गांधी कर सकती, क्योंकि उनको अपने जो साथी है उनको सम्मानित करना ही नहीं आता। कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं निकलेगा जो मुंह पर बात कर दे कि आपकी लीडरशिप नहीं चलेगी, ये बोलने की जो हिम्मत करेगा वही कांग्रेस को रिवाइव कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी इब्न खाल्दून की बात। मुझे जितनी हिंदी आती है उसने भी मैंने समझाने की कोशिश की है। शायद बोलते बोलते मेरी हिंदी सुधर जाएगी, लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें। यूट्यूब चैनल ये मेनलाइन मीडिया से अलग बातें बताने वाला चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, उनको सब्सक्राइब होने को कहे। नमस्कार।